अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा, ऐसा कहने वाले और नसीब के भरोसे बैठने रहने वालों का कभी अच्छा भविष्य नहीं बन सकता। ये बात याद रखें कि भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। नसीब के सहारे बैठना तो सबसे आसान काम है जो इंसान कर सकता है। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। हमने जून, जुलाई एज वेल एज अगस्त के लगभग सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अभी हम सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कशन में ले रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए तो बिल्कुल मत भूलिए, हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी IAS STUDYIAS यूज कर आपको मिल सकता है 10% का डिस्काउंट, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज नेशनल जीनोमिक ग्रिड। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड टू सेट अप अ नेशनल जीनोमिक ग्रिड। ठीक है, एक नेशनल जीनोमिक ग्रिड बनाने की बात करी जा रही है जहां पे स्टडी की जाएगी जीनोमिक डेटा की ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन इंडिया। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनका जो डेटा है उसको देखा जाएगा, उनके जीन्स को स्टडी करा जाएगा नेशनल जीनोमिक ग्रिड के थ्रू। सबसे पहले आप समझिए कि कैंसर क्या है। कैंसर एक सीरियस डिजीज है जहां पर सेल्स स्टार्ट करने लग जाते हैं डिवाइडिंग इन अ वेरी एबनॉर्मल फॉर्म, अनकंट्रोल्ड मैनर में वो बढ़ने लग जाते हैं एंड दे कैन आल्सो टेक शेप ऑफ अ ट्यूमर। पर एक चीज आप याद रखिएगा कि एवरी ट्यूमर इज नॉट लाइकली टू कॉज कैंसर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर जो कैंसर होते हैं उनमें देखा जाता है कि ट्यूमर फॉल हो जाता है जहां पर जो सेल होते हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। NSG will collect sample from cancer patients through a network of pan India collection centers. जो कलेक्शन सेंटर होंगे उनके थ्रू ये जो सैंपल्स हैं इनको लिया जाएगा एंड उसके बाद इनको स्टडी किया जाएगा। द ग्रिड टू बी फॉर्म्ड विल बी इन लाइन विद नेशनल सेंटर टिश्यू बायो बैंक। जो नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक है उसके तर्ज पर इसको बनाया गया है। अब आप समझिए कि नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक है क्या। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIT मद्रास का। ये जो बायो बैंक है इट कलेक्ट्स द कैंसर टिश्यू सैंपल विद कंसेंट फ्रॉम पेशेंट डायग्नोस्ड विद कैंसर। ओके, उनके कंसेंट के बाद ही उनका जो डेटा है वो लिया जाता है और उसको उसके बाद स्टडी किया जाता है। द एम इज टू प्रोवाइड रिसर्चर विद हाई क्वालिटी ऑफ कैंसर टिश्यूज एंड द पेशेंट डेटा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कैंसर रिसर्च, जिससे कैंसर रिलेटेड जो रिसर्च है वो अच्छे से हो पाए। ओके, और हम इम्प्रूवमेंट ला सकें अपने कैंसर डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट में। दिस रिसर्च इज कैरिड आउट थ्रू द टेक्निक कॉल्ड एज जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी जीनोम को इस तरीके से स्टडी करना कि आपको पता हो कि ये ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें कॉज हो रही हैं। ओके, मोर ओवर अंडर जीनोम इंडिया इनिशिएटिव, एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये, गवर्नमेंट प्लान टू स्कैन 20,000 इंडियन जीनोम्स की 20,000 से ज्यादा इंडियन जीनोम्स को स्टडी किया जाएगा इन ऑर्डर टू डेवलप डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इफेक्टिव थेरेपीज फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस सच एज कैंसर। ओके, मतलब बेसिकली इसका यही एक रीजन है, यही एक मोटिव है कि जो हमारी रिसर्च है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। जितनी ज्यादा रिसर्च बेहतर होगी उतना ज्यादा ट्रीटमेंट बेहतर होगा, उतना ज्यादा हम लोगों को ये जो बीमारियां हो जाती हैं, डेंजरस बीमारियां हो जाती हैं, इनसे बचा सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इट सीक टू बूस्ट कैंसर रिसर्च एंड स्टडी जीनोमिक फैक्टर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीलगिरी ताहर। सबसे पहले आप देखिए नीलगिरी ताहर, ये रहा वो खूबसूरत एनिमल। ओके, अब पढ़ते हैं इसके थोड़े से बारे में कि ये क्यों डिस्कशन में हम ले रहे हैं। 2019 में इनकी जो पॉपुलेशन है उनमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। इट वाज 568 इन 2018 एंड इट रेज टू 612 इन 2019। ओके, कहां पर? मुखूर्ती नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। द रिसेंट इंक्रीज हैज फेवर्ड अ हेल्दी सेक्स रेशो। एक हेल्दी सेक्स रेशो देखने को मिल रहा है, यानी मेल वर्सेस फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। देयर हैज बीन
27% increase in the population of Tahar in the Nilgiris over the last 3 years, यानी 27% बढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं जो IUCN है वो बहुत सारे एनिमल्स को स्टेट करता रहता है एज एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, और उनके ऊपर खतरा मंडराने लग जाता है। ये तो अच्छी बात है कि नीलगिरी ताहर जैसा जो एनिमल है उनकी जो हमें जो रेशो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो रही है। ओके, कीपिंग द नेशनल पार्क क्लोज टू टूरिस्ट एंड फ्री फ्रॉम पोचिंग, फाइटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव फ्लोरा। बेसिकली क्या बात करी जा रही है कि ये जो नीलगिरी ताहर है इनको और भी ज्यादा बचाया जाएगा। ठीक है, ये जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये जो इंक्रीज देखने को मिल रही है पॉपुलेशन में, दिस इज ऑल ड्यू टू द स्टेप्स, जैसे कि जो टूरिस्ट है उनको ज्यादा अलाउड नहीं होगा, पोचिंग अलाउड नहीं है। ओके, नीलगिरी ताहर के बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि नीलगिरी ताहर को नीलगिरी एपेक्स भी कहा जाता है एंड इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN। ओके, तो ये कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यूपीएससी पूछ लेता है कि ये वल्नरेबल में आता है, ये किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी ताहर is an endangered species according to IUCN. It has been listed under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. शेड्यूल 1 में जो भी होते हैं उनको एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है एंड ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब द हाईएस्ट पेनल्टीज, सबसे ज्यादा पेनल्टी मिलती है। ओके, द एडल्ट मेल ऑफ नीलगिरी ताहर स्पीशीज डेवलप अ लाइट ग्रे एरिया और सैडल ऑन देयर बैक्स। ठीक है, आपको उनके बैक पर एक सैडल देखने को मिल जाएगा एंड आर हेंस कॉल्ड सैडल बैक्स। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है एंड इट इज फाउंड इन ओपन माउंटेन ग्रासलैंड, आपको ग्रासलैंड के एरिया में ये देखने को मिल जाएंगे। इट इज एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। थ्रेट्स क्या है? सबसे पहला थ्रेट है हैबिटेट लॉस, मेनली फ्रॉम डोमेस्टिक लाइवस्टॉक एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स। ठीक है, तो इन्वेजिव प्लांट्स की वजह से भी इनके जो हैबिटेट है उसको लॉस हो रहा है। पोचिंग की वजह से population of these animals are small and isolated making them vulnerable to local extinction, क्योंकि इनकी population बहुत छोटी होती है। also they are very isolated, ठीक है, अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा vulnerable हो जाते हैं ये। also climate change तो एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी भी बुरी चीज की जड़ बताई जा रही है, क्योंकि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनको एक खराब इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क के बारे में। इट इज प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इट्स कीस्टोन स्पीशीज नीलगिरी ताहर। ओके, नीलगिरी ताहर वहां की कीस्टोन स्पीशी है। अब आप समझिए कि कीस्टोन स्पीशी किसको कहते हैं। कीस्टोन स्पीशी का ये मतलब है कि जो भी जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करें उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिक हो वो, और विदाउट देम द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नीलगिरी ताहर वहां की एक कीस्टोन स्पीशी है। द पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउंटेन ग्रासलैंड, वहां पे आपको माउंटेन ग्रासलैंड, श्रबलैंड देखने को मिल जाएंगे, विच शोलास इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, हाई रेनफॉल, नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड हाई विंड्स। इट इज ऑल्सो होम टू एन एरा ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, आपको वहां पे एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, बट इट्स मेन मैमल अट्रैक्शन इज नीलगिरी ताहर। ठीक है, मेनली तो ये नीलगिरी ताहर के लिए ही जाने जाते हैं। द पार्क वॉज प्रीवियसली नोन एज नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि ये जो कुमुर्थी नेशनल पार्क है इसको पहले नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क के नाम से पुकारा जाता था। इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि नीलगिरी ताहर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अलॉन्ग विद मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साइलेंट वैली। ओके, तो ये सब चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। Let's move on to the next topic, that is National Conference on Crop Residue Management. Recently, National Conference on Crop Residue Management was held for the farmers from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi. ये सब जगह जहाँ पर ज्यादातर फार्मर्स को देखा जाता है कि वो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्रॉप फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। The conference was organized by Ministry of Agriculture
ओके, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज ICAR, जिससे वो एड्रेस कर सके कंसर्न ऑफ फार्मर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं उनको देख सके। द स्ट्रॉ बर्निंग इंसिडेंट इन 2018 हैव रिड्यूस्ड बाय 15% and 41% as compared to that in 2017 2016 respectively, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है कि जो बर्निंग इंसिडेंट्स थे वो थोड़े से कम हो गए। द कॉन्फ्रेंस हैज प्रपोज टू इंटेंसिफाई द इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, कि हम इन सीटू मैनेजमेंट पर ध्यान दें जिससे जो स्ट्रॉ बर्निंग है वो नहीं हो। स्ट्रॉ बर्निंग और स्टबल बर्निंग हमें कम देखने को मिल रही है, बट अभी भी जो हो रही है वो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट लेकर आती है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। आप दिल्ली में ही देख सकते हैं कि हर साल देखने को क्या मिलता है कि बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सीटू मैनेजमेंट की बात करी जा रही है। इन सीटू मतलब एट दैट प्लेस पर्टिकुलरली बात करी जा रही है कि वहां पर अच्छे से मैनेजमेंट हो। द मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी को भी लॉन्च किया गया है फॉर द फार्मर्स, ठीक है। मल्टीलिंगुअल है मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में फार्मर्स का फायदा हो सकता है, ठीक है। किसी को इंग्लिश समझ आ रही है तो वो इंग्लिश से समझे, या कोई और लैंग्वेज समझ आ रही है तो वो उससे समझे, बट उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और उनका एक समाधान निकाला जा सकता है। इट विल कनेक्ट द फार्मर्स विद कस्टम हायरिंग सर्विसेज सेंटर इन देयर एरिया, ठीक है, तो उनका बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं ICAR के बारे में, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक ऑटोनॉमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में जो भी एग्रीकल्चरल एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है। इट रिपोर्ट्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ओके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका प्रेसिडेंट होते हैं। The largest network of agricultural research and education institute in the world, ठीक है, ये है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही गर्व की बात है। Let's move on to the next topic that is Eurasian Economic Forum। ये जितनी भी जो फोरम होती हैं, समिट होती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, GS पेपर 2 से कनेक्टेड है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिए, इनका हेडक्वार्टर याद रखिए, ठीक है, ये चीज UPSC पूछ लेता है। नाउ रिसेंटली द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ऑर्गेनाइज द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मीटिंग, ठीक है, 2019 में ये हमें मीटिंग देखने को मिली। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है SCO एज वेल एज यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम। The forum called for greater cooperation in the sphere of communication, technology, development, ठीक है, जो member states है वो इन सब पे ध्यान दे, ये बात करी जा रही है। The entire event was organized to discuss and deliberate upon China's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करी। बिकॉज ऑफ विच इंडिया डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंट इन SCO समिट डिसाइडेड टू स्किप दिस मीटिंग, ओके। हमने सोचा कि हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि सारी बातें ही बेल्ट एंड रोड एंड इनिशिएटिव के ऊपर हो रही थी। द फोरम प्रमोटेड द रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रेट सिल्क रोड, ठीक है, ये बात कर रहे थे कि एक एंशिएंट जो सिल्क रोड था जो हमें पहले देखने को मिलता था उसका वापस से रिवाइवल हो। ऑन द साइडलाइन ऑफ द समिट इन द मीटिंग ऑन इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म स्पीकर्स पुश द आइडिया ऑफ SCO मेंबर स्टेट 8 वंडर्स एग्जीबिशन टूर, ठीक है, उन्होंने बताया अबाउट 8 वंडर्स एग्जीबिशन टूर इन विच वन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और प्लेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच मेंबर कंट्री विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पैम्फलेट, ठीक है। तो हर मेंबर कंट्री एक अपना कोई मॉन्यूमेंट या कोई प्लेस हो, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो, उसको प्रपोज करेंगी, ठीक है, एंड वो 8 वंडर्स एग्जीबिशन टूर के अंदर आएगा। इसके बारे में इन्होंने बात करी। नाउ एशियंट सिल्क रूट की बात करें, इट इज नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट दैट लिंक्ड एंशिएंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए ये रूट लेकर आया गया था, इसका लोग इस्तेमाल करते थे, इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे लोग ट्रेड कर पाते थे, ओके। इट वॉज रेगुलरली यूज ड्यूरिंग चाइनाज Han डायनेस्टी रूल फ्रॉम 2nd century BC टू 14th century, ठीक है। चाइना की जो Han डायनेस्टी थी वो इन पूरे सालों में इसको इस्तेमाल कर रही थी। इट स्ट्रेच फ्रॉम चाइना वाया इंडिया टू मेसोपोटामिया, अफ्रीका, ग्रीस, रोम एंड ब्रिटेन, ठीक है। ऐसे हमें जो ट्रेड है वो देखने को मिल रहा था। अब आप समझिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, जो कि 1 जनवरी 2015 को आती हुई नजर आई। ये जो पर्टिकुलरली ये जो यूनियन है
It talks about the free movement of goods, services, capital and labor, ठीक है, within its borders, यानी जो भी member countries हैं उनके borders के around वहां पर free movement की ये बात करती है. It pursues, coordinate and harmonizes the policies in the sector determined by treaty and international agreement within the union. Okay, चलिए अब बात करते हैं about SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम करती है टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. ओके, इट वाज क्रिएटेड इन 2001. Okay, and the SCO charter was signed in 2002 and entered into force in 2003. It is a statutory document which outlines the organization's goals and principle as well as its structure and core activities. Okay, the SCO official language are Russian and Chinese. Russian as well as Chinese इसकी जो official languages हैं. Membership की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान ये उसके मेंबर्स हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम मेंबर्स इन 2017. ठीक है, तो रिसेंटली ही हम हैं बने हैं इसके मेंबर. ठीक है, ये चीज आप याद रखना. ऑब्जर्वर स्टेट हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया. ओके, ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना एंड प्रमोट करना ट्रेड को, इकोनॉमी को, रिसर्च को, टेक्नोलॉजी को, इनहेंस करना टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेंटेन करना पीस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को. ओके, एंड एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. तो ये सब थोड़ा एससीओ के बारे में था, ये भी चीज आप याद रखना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने रिकमेंड किया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को इंक्लूड कर दिया चाहिए 6th शेड्यूल में. ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6th शेड्यूल क्या है. 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है, आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, AMMT, AMTM या TAMM, जैसे भी चाहे आप इकोनॉमिक बना सकते हैं और उसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. ठीक है, 6th शेड्यूल को बनाया गया है. ठीक है, तो इन्होंने प्रपोज किया, NCST ने प्रपोज किया कि लद्दाख को भी इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए. नाउ व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू सेफगार्ड सोशियो कल्चरल राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है, उनके जो राइट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने की बात करती है. एंड इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग द स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स इन लद्दाख बाय द सेंटर. ठीक है, सेंटर ने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्टेटस ऑफ द ट्राइबल्स को ये एग्जामिन करेंगे इन लद्दाख. ओके, इफ इंक्लूडेड लद्दाख विल बी द ओनली यूनियन टेरिटरी इन 6th शेड्यूल. ठीक है, कोई भी इनमें से यूनियन टेरिटरी नहीं है. आप देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब स्टेट्स हैं. अगर लद्दाख इसमें आ जाती है तो लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बन जाएगी. ओके, रीजन बिहाइंड द रिकमेंडेशन ये है कि मोर देन 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल. 90% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज ट्राइबल. द प्राइमरी शेड्यूल्ड ट्राइब इन लद्दाख आर बाल्टीबेड़ा, बॉट या बोटो, ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, शिन, छैंगपा, घर्रा, मौन, पुरिंगपा. ठीक है, तो ये सब कुछ ट्राइब्स के नेम है. ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ट्राइब्स हैं कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी. Thereby, several distinct cultural heritage of these communities in Ladakh region needs to be preserved and promoted. ठीक है, इसीलिए इन्होंने बात करी कि इसको 6th शेड्यूल में ला लेना चाहिए. Prior to the creation of Union Territory of Ladakh, people in Ladakh region had certain agrarian rights. ठीक है, उनको कुछ agrarian right मिलते थे, including the right on land, which restricted people from other parts of country to purchase or acquire land in Ladakh. ठीक है, कि वो लद्दाख में नहीं ले सकते. Inclusion in the 6th schedule will help in democratic devolution of power. ठीक है, एक हमें democratic devolution देखने को मिलेगा. And will also enhance the transfer of funds for speedy development of the region. ठीक है, ये जो लद्दाख का रीजन है इतना खूबसूरत रीजन है, उसका एक स्पीडी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा. अब 6th शेड्यूल के बारे में आप देख सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट, द ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट have been constituted as autonomous district. Okay, the governor is empowered to organize and reorganize the autonomous district. ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि गवर्नर के पास पावर है, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज वेल एज रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट को। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटोनॉमियस डिस्ट्रिक्ट होती हैं वहां पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई नहीं होता है और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एग्जेम्पशंस, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन के बाद ही आता है। द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड लाइज विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, ठीक है, 30 मेंबर्स होते हैं, ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, रिमेनिंग जो 26 होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, ये चीज आप याद रखना। द इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए वो उस ऑफिस को होल्ड करते हैं। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो जो चेयर करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, ठीक है, इससे नीचे भी रीजनल काउंसिल होती है। अब पावर ऑफ द काउंसिल क्या है? द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल administer the areas under their jurisdiction. Okay, they can make laws on certain specified matters जैसे कि land, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance of property, marriage, divorce, social custom, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो डिसीजंस होते हैं वो ये हमें डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज रीजनल काउंसिल जो होती हैं ये देखने को मिलती हैं कि ये ले रही हैं। बट ऑल सच लॉ रिक्वायर द असेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो इसके मामले में ये है कि अगर हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, रीजनल काउंसिल्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें, तो गवर्नर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे कैन कंस्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सूट एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। दे हियर अपील फ्रॉम देम। द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ओवर द सूट एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। देख सकते हैं आपकी कितना ज्यादा गवर्नर के पास पावर है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, ये सब भी वो लेकर आ सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू असेस and collect land revenue. Okay, land revenue भी ले सकते हैं, स्पेसिफाइड टैक्स भी वो लगा सकते हैं। ओके, ये सब इनके बारे में। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बनी है, उसके बारे में भी आप याद रखना, ठीक है। वो रिसेंटली बनी है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या प्रोविजन है। ओके, कौन सा आर्टिकल उससे एसोसिएट करता है, ये चीजें आप याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338 एंड इंसर्टिंग अ न्यू आर्टिकल 338A। तो अगर आर्टिकल 338A के बारे में आ जाएगा तो आपको याद रखना है, इट टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 89th ये आया गया। ओके, by this amendment the erstwhile National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Type were replaced by 2 separate commission, namely National Commission for Scheduled Caste, ठीक है, and National Commission for Scheduled Tribe। आप मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल, which article relates to the National Commission for OBC, ठीक है। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। Let's talk about the composition. The National Commission for Scheduled Tribe has a chairperson, एक chairperson होता है, एक vice chairperson होता है, and 3 other members होते हैं। These are appointed by the president, ठीक है, president इनको appoint करता है under warrant, hand and seal, ठीक है, by warrant under his hand and seal, ये चीज आप याद रखना। One of the 3 other members have to be women, ठीक है, एक 3 में से मेंबर तो वुमेन होना ही चाहिए। द वाइस चेयरमैन एंड ऑल अदर मेंबर आउट ऑफ whom at least 2 are appointed from among persons belonging to the scheduled tribes, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, 3 years इसका टर्म ऑफ ऑफिस है। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms, ठीक है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 6 साल के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। 2 terms के लिए आप काम कर सकते हैं। फंक्शंस टू मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफगार्ड, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, उनको देखना।
ओके, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट की बात हो, उनकी प्रोग्रेशन की बात हो, टू द प्रेसिडेंट एनुअली एट सच अदर टाइम्स एज द कमीशन मे डीम फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दोज सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ टुडे, लॉर्ड नटराज। ठीक है, ये एक एंटीक पंचलोहा एक आइडियल है ऑफ लॉर्ड नटराज या शिवा जिनको हम कहते हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, आयरन, इन सब 5 लोहों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, इट वाज स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल इन सर्दर्न तमिलनाडु एंड स्मगल्ड, ठीक है, टू ऑस्ट्रेलिया 37 ईयर्स अगो। 37 ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया में इसको स्मगल कर दिया गया था, बट अब इसको वापस ले आया गया है इंडिया में। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर। सबसे पहले आप समझिए नटराज लॉर्ड ऑफ डांस। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो भी एकेडमीज होती हैं डांस की, वहाँ पे लॉर्ड नटराज की या तो पिक्चर होती है या आइडियल जरूर होता है, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ डांस। द हिंदू गॉड शिवा in his form as a cosmic dancer is represented in metal or stone in many Shaivite temples। आपको बहुत सारी Shaivite temples में ये मिल जाएंगे। It is a very important piece of Chola sculpture। ठीक है, Chola dynasty से ये belong करता है। Some of the features of Nataraj sculptures are, ये फीचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, कि उनका ये वाला हैंड क्या बताता है, उनकी पोस्चर क्या बताता है, ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले द अपर राइट हैंड होल्ड्स द ड्रम। ठीक है, ड्रम होता है विच सिग्निफाई द साउंड ऑफ क्रिएशन। ऑल क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू। ठीक है, डमरू की साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, द अपर लेफ्ट हैंड होल्ड द इटर्नल फायर। आपको एक फायर देखने को मिलेगी विच रिप्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन दिखाती है वो। डिस्ट्रक्शन इज द प्रिकर्सर एंड इनएविटेबल काउंटर पार्ट ऑफ अ क्रिएशन। कोई चीज अगर क्रिएट होगी तो वो डिस्ट्रप्शन भी देखने को उसमें मिलेगा। द लोअर राइट हैंड इज रेज्ड इन द जेस्टर्स ऑफ अभय मुद्रा। ठीक है, अभय मुद्रा इंपॉर्टेंट है जो कि सिग्निफाई करती है बेनेडिक्शन एंड रीअश्योरिंग द डिवोटी टू बी नॉट अफ्रेड। ठीक है, कि कोई डरने की बात नहीं है, अभय मुद्रा ये बताती। अभय मतलब बिना भय के, बिना डर के। ओके, द लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द अप्रेस्ड फुट एंड इंडिकेट द पाथ ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, सैल्वेशन का पाथ दिखाती है। शिवा इज डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ अ स्मॉल ड्वार्फ। ठीक है, द ड्वार्फ सिंबलाइजेस इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल होता है इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड। द मैटेड एंड फ्लोइंग लॉक्स ऑफ शिवा रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ रिवर गैंगेस। ठीक है, कि रिवर गैंगेस कैसा बहती है ये बताता है। इन ऑर्नामेंटेशन वन ईयर ऑफ शिवा हैज अ मेल ईयरिंग व्हाइल द अदर हैज अ फीमेल, यानी दोनों जेंडर को वो सिग्निफाई करती है। दिस रिप्रेजेंट अर्धनारेश्वर। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल। जो स्नेक है जो कि आपको गर्दन पे देखने को मिल जाएगा लॉर्ड शिवा के, द स्नेक सिंबलाइजेस कुंडलिनी पावर विच रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्पाइन इन द डॉर्मेंट स्टेज। ठीक है, एक डॉर्मेंट स्टेज में देखने को मिलता है। इफ अराउज वन कैन अटेन ट्रू कॉन्शियसनेस, अगर वो बढ़ गई, ठीक है, अगर उसने अपना रूप ले लिया, हम ट्रू कॉन्शियसनेस अचीव कर सकते हैं। द नटराज इज सराउंडेड बाय अ निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट। ठीक है, आपको एक ग्लोइंग लाइट देखने को मिलेगी विच सिंबलाइजेज वास्ट अनएंडिंग साइकिल्स ऑफ टाइम, कि जो टाइम है वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये आइडियल है और कितना सुंदर। छोटी छोटी चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करें हमें एक मीनिंग पता चलेगा, एक डिपिक्शन पता चलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो उनको कवर करते रहिए। हम सितंबर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे आगे अब और भी जितने भी महीनों के करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कशन में ले लेंगे। आप मेरे साथ ये लेक्चर सीरीज जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको फायदा होने वाला है यूपीएससी सीएससी 2020 की एग्जामिनेशन के लिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 और 2022, जब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के करंट अफेयर्स ही कल के बेसिक बनते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो भी हो रहा है 2019 में जो भी हुआ है या 2020 में भी जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ क्यूरियस एस्पिरेंट हमको पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं देश विदेश में। नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको प्रेस करके जरूर जाना, उसको ब्लू कर जाना
उसको देखकर मिलती है हमें बहुत सारी मोटिवेशन और हमें लगता है कि हमें ऐसे लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके पास है कमेंट सेक्शन जिसका आप इस्तेमाल करें क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आज भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।